हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक को ही देखेंगे और इस टॉपिक को हमने कल जहां छोड़ा था इस टॉपिक को आज हम वहीं से रिज्यूम करेंगे। तो कल हमने इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। कल हमने एक प्रॉब्लम किया था, आज हम इसके और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलिए आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है द वर्क डन बाय x माइनस 2 मैन इन 4x प्लस 1 डेज एंड द वर्क डन बाय 4x प्लस 1 मैन इन 2x माइनस 3 डेज आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर x ये टर्म गिवन है ना, उसमें जो x प्रेजेंट है हमें इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को देखना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है क्या, वो कॉन्सेप्ट है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर ये बात हमें समझ में आ गई सही तरीके से तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा। ये मुझे लगता है विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्क है, जो हमारा काम है वो है। यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पर एफिशिएंसी है ताकत। किसी काम को करने के लिए हमें कितना मैन पावर चाहिए, कितनी क्षमता है हमारे पास, वो यहाँ पर एफिशिएंसी दिखा रहा है। और यहाँ पर जो टाइम है, किसी काम को करने का हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। तो चलो इस बात को समझते हैं। सपोज मुझे कोई आदमी बोलेगा कि मुझे एक काम 7 दिन में कर दो, तो मुझे वो देखना होगा कि वो काम कितना बड़ा है। क्या वो काम मैं 7 दिन में अकेला कर सकता हूँ? अगर मैं उस काम को 7 दिन में अकेला कर सकता हूं तो ठीक है, लेकिन अगर वो काम अधिक बड़ा होगा और 7 दिन में मेरे बस का नहीं होगा अकेला करना, तो मुझे क्या करना होगा, और भी मेरे जैसे कुछ आदमियों को ऐड करना होगा अपने साथ इस काम को करने के लिए। और वहां पर जो आदमी मैं ऐड करूंगा वही क्या दिखाएगा, यहाँ पर ताकत। क्योंकि मैंने अपनी क्या की, अपनी क्षमता बढ़ा दी, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा दी उस काम को करने के लिए। क्योंकि जितना अधिक मैन पावर आता जाएगा टाइम उतना कम होता जाएगा। समझे, इस चीज को आप ख्याल रखेंगे। और यहाँ पर हमें मैथ्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारा वेरिएबल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, उससे हमें एक चीज तो पता है, वो चीज अगर दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होगा, वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों क्वांटिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और वहीं अगर कोई दो क्वांटिटी आपस में डिवाइड होगा, मतलब रेशियो के फॉर्म में होगा। सपोज अगर मैं मान लूं मेरे पास कोई एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, ठीक है। अगर ये दोनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब ए और के बीच का जो रिलेशन है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वहीं पर अगर मेरे पास ए है और बी है, दो क्वांटिटी है, अगर ये दोनों आपस में डिवाइड हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो प्रोपोर्शनल है जिसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। वहीं पर अगर दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो पहला क्वांटिटी है वो घटेगा। मतलब इन दोनों में सेम वेरिएशन नहीं होगा। अगर एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, अगर दूसरा इंक्रीज तो पहला डिक्रीज, है ना। लेकिन डायरेक्ट रिलेशन में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी भी वैसे ही इंक्रीज करेगा। अगर एक क्वांटिटी घट रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी भी वैसे ही डिक्रीज करेगा। तो वही काम यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम का, एफिशिएंसी और टाइम यहाँ पर क्या है, आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। तो देखो यहाँ पर अगर मेरे पास अधिक आदमी आ जाएगा, मैं अकेला था उस काम को 7 दिन में कर रहा था, लेकिन अगर मैं अभी अकेला था, लेकिन अगर मेरे साथ कोई 10 आदमी और आ जाए तो उस काम को जो मैं अकेला 7 दिन में कर रहा था उस काम को मैं 2 से 3 दिन में भी खत्म कर सकता हूं। तो मतलब अगर मेरी क्षमता, अगर मेरी ताकत बढ़ी तो मेरा समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन अगर मैं अकेला रहता तो मेरा ये टाइम बढ़ जाता। ठीक है, और उसी पर डिपेंड करता है हमारा वर्क। ठीक है ना, कितना हमारे पास क्षमता है और विद इन कितने टाइम में हम उस काम को कर पा रहे हैं। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा हमारा क्या, वर्क, जो काम हमें करने को दिया गया है। तो चलो इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहां लिखा है द वर्क डन बाय इतना मैन। मैन कहने का मतलब एफिशिएंसी, ठीक है ना। मैन कहने का मतलब क्या, एफिशिएंसी। तो यहां पर हमारा एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 पहले केस के लिए। ठीक है, वहीं पर फिर क्या कहा गया है, इतना आदमी इन
4x प्लस 1 डेज, यानी हमारा टाइम था, यहाँ पर टाइम दे दिया है डेज में, है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, पहले केस के लिए एफिशिएंसी दे दिया है और टाइम दे दिया, और हमें रिलेशन से पता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो पहले केस के लिए जो हमारा वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू 4x प्लस 1। समझे? यही कॉन्सेप्ट अब दूसरे वाले में लगाना है। तो दूसरे वाले में क्या दिया गया है, दूसरे कंडीशन में दिया गया है हमारे पास 4x प्लस 1 मैन है। तो मतलब हमारे पास जो पहला वर्क था इतना था, है ना। अब दूसरे वर्क में उसी वर्क को करने के लिए अगर यहां पर हमारे पास इतना आदमी हो जाए, यानी अब हमारे पास 4x प्लस 1 आदमी हो जाए, तो हम वो काम जो पहले कर रहे थे, x माइनस 2 आदमी हमारे पास था और इतने दिन में कर रहे थे, अब क्या होगा, अब अगर हमें वही काम करने के लिए अगर हमें अब इतना आदमी दे दिया जाए तो हम उस काम को क्या करेंगे, अब इतने दिन में कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट था, इस पर बेस्ड हमने इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन उसके बाद फिर एक बात बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, ये जो वर्क था जो पहले कर रहे थे, फिर वही वर्क जब दोबारा कर रहे हैं, यानी टर्म एंड कंडीशन चेंज किया गया आदमी और टाइम का, तो क्या हो रहा है, दोनों वर्क जो हमने किया है उन दोनों वर्क के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:8 दिया हुआ है। मतलब यानी ये वर्क और ये वर्क के बीच का जो रेशियो है वो 3:8 है ना। तो ये कह रहा है x माइनस 2 और 4x प्लस 1, ये हमने जो वर्क किया इस कंडीशन से, और फिर वही वर्क जब हमने इस कंडीशन से किया 4x प्लस 1 और 2x माइनस 3 के कंडीशन से किया, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है 3/8 का। होप सो आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है एंड दैट इज वेरी इजी। आप यहाँ अगर ध्यान दें तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी 4x प्लस 1 है और डेनोमिनेटर में भी 4x प्लस 1 है। तो क्या होगा, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। तो अब हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन बच कितना गया, अब हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बच गया, हमारे पास न्यूमरेटर में कितना बच गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर में कितना बच गया, 2x माइनस 3। हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना है, 3/8। अब तो ये सिंपल है, देखो अब हमें इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ना। 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है ना। सॉल्व करते हैं। अब 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स, 8x, बीच में माइनस का साइन, 8 इंटू 2 हाउ मच, 16। वापस से यहां पर इक्वल टू 3 इंटू 2x मीन्स 6x। ठीक है, फिर यहां पर माइनस का साइन, 3 इंटू 3 हाउ मच, 9। अब देखो ये तो सॉल्व करना और इजी है, जो सेम टर्म सेम की तरह है, लाइक उसे एक तरफ रख दो, है ना, और मैं क्या होगा, ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x को हम एक साइड ले जाएंगे और जो कांस्टेंट है उसको हम एक तरफ लेकर चले जाएंगे। तो अब देखो कितना हो जाएगा, जैसे ही मैं इस 6 को इस तरफ लेकर आता हूं, यहां पर 8 है, यहां पर पॉजिटिव 6 है, यानी ये पॉजिटिव 6 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो नेगेटिव 6 बन जाएगा। तो मतलब 8x माइनस 6x इक्वल टू, यहां पर कितना था हमारा, -9, और ये -16 जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, साइड चेंज करेगा तो -16 कितना हो जाएगा, +16। होप सो आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब कितना हो गया, 8 माइनस 6x कितना हो गया, प्लस 2x, है ना, इक्वल टू -9 प्लस 16 हाउ मच, +7। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है, x के आगे जो कोफिशिएंट है वो 7 के नीचे लिख देंगे, है ना। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/2। कितना हो गया हमारा x का वैल्यू, x का वैल्यू होगा 7/2, और हमें वही निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 7/2। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब आगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है क्या, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7। क्या बोल रहा है, दो लड़का है रवि और संजीव, उन दोनों का जो मंथली पॉकेट मनी है वो किस रेशियो में दिया हुआ है, 5:7। हमें नहीं पता है पैसा कितना है इनके पास, ठीक है, लेकिन इन दोनों के पास जो मंथली पॉकेट मनी है, जो भी पैसा है, अगर उन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो वो कितना हो जाता है, 5:7, है ना।
उसके बाद क्या लिखा है, देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 3:5। अब देखो वो उसको कुछ पॉकेट मनी मिलता है, वो उस पॉकेट मनी को क्या करता है, कहीं खर्च करता है ना, कुछ पैसे खर्च करता है। तो जैसे ही ये इन दोनों लड़कों का पॉकेट मनी का रेशियो 5:7 था, इस रेशियो में से जब ये कुछ पैसे खर्च करेगा तो उसका रेशियो कितना बन जाएगा खर्च करने का, 3:5 है ना। इसके पॉकेट मनी का रेशियो था 5:7 और उस पैसे को जब वो खर्च करता है तो उस खर्च करने का रेशियो इन दोनों का कितना है, 3:5 है ना। अब देखो उसके बाद क्या करता है, इफ ईच सेव्स ₹80 एवरी मंथ फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। अब देखो इनके पास कुछ पॉकेट मनी था, वो इस रेशियो में था, उस पैसे में से इन्होंने कुछ खर्च किया, जो पैसा उन्होंने खर्च किया वो पैसा का रेशियो कितना था, 3:5। इतना मिला, इतना खर्च किया, खर्च करने के बाद भी ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों 80-80 रुपए अपना बचा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि आखिर जब ये 3:5 के रेशियो में पैसे खर्च कर रहे हैं और 80-80 रुपए दोनों बचा ले रहे हैं, तो आखिर उनको जो पॉकेट मनी मिल रहा था वो पॉकेट मनी था कितना। ठीक है, तो चलो यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब बोलोगे ये क्या लिख दिया, तो समझो अगर किसी इंसान को जॉब करने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, है ना, तो वो उसका क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। जब वो उसका इनकम कहलाता है, वो जो उसको पैसे मंथली पेमेंट के रूप में मिलता है, वो उसी पैसे में से कुछ पैसे खर्च कर देता है, कुछ पैसे वो क्या करता है, बैंक में सेव कर लेता है। जो पैसे वो खर्च कर देता है वो एक्सपेंडिचर में आ जाता है, और जो पैसे वो सेव कर देता है बैंक में रखे या कहीं भी रखे, अपने पास रखे, फर्क नहीं है, वो उसका क्या कहला जाता है, सेविंग कहला जाता है। तो मतलब जितना पैसा वो कमा रहा है उसी में से तो वो पैसे खर्च कर रहा है और बचा रहा है। मतलब जो पैसे वो खर्च कर रहा है और जो पैसे वो बचा रहा है, अगर हम उन दोनों को देखें और जोड़ दें तो वही तो हमारा इनकम है, क्योंकि जितना हमारे पास आ रहा है उसी को तो हम खर्च कर सकते हैं और उसी में से बचा सकते हैं ना। जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसी को तो हम खर्च कर सकते हैं और उसी में से हम बचा सकते हैं। तो इसीलिए जितना हमारा इनकम है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर, है ना। अगर आप इस बात को यहां समझ गए तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल है सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, मंथली पॉकेट मनी का रेशियो रवि और संजीव का कितना है, 5:7। सपोज मैं यहां पर एक नोटेशन डिनोट कर ले रहा हूं सबके लिए। इनकम के लिए मैं आई लिख ले रहा हूं इसका नोटेशन, एक्सपेंडिचर के लिए इसका नोटेशन मैं ई लिख ले रहा हूं, और सेविंग के लिए इसका नोटेशन मैं एस लिख ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो अब बोल रहा है एक लड़का है रवि और एक लड़का कौन है, संजीव। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका इनकम का जो रेशियो है यानी आई का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 5 और 7 का, है ना। सब कुछ हम डिटेल में लिख लेंगे, इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो मतलब ई का रेशियो है, वो ई का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 3:5 का। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सेविंग में क्या कर रहा है, ये भी 80 रुपए बचा ले रहा है और ये भी 80 रुपए बचा ले रहा है, मतलब बच जा रहा है, इसलिए मैं पॉजिटिव लिख दूँ। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, कि इसके पास 80 रुपए क्या है, बच रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा फॉर्मूला था इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और यहां पर एक चीज देखो, हमारे पास कोई नंबर रेशियो में दिया है 5:7। इसका मतलब हमें तो पता नहीं कि ये 5 कितना था, ये 7 कितना था, जो कट कर 5:7 आ गया है। मतलब सपोज अगर मैं यहां पर 5 की जगह 10 लिख दूं, है ना, हाँ यहां पर 5 की जगह 10 लिख दूं और 7 की जगह 14 लिख दूं। ध्यान से देखो, मैंने इस 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो ये कितना बन गया, 10:14। मतलब अगर मैं इसको फिर से 2 से काट दूं तो ये वापस से 5:7 बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं वापस से 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर एक नंबर बन जाएगा, फिर उसको 3 से काटेंगे वापस से 5:7 बन जाएगा। मतलब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो नंबर होगा वो सेम मल्टीपल में ही आगे बढ़ रहा होगा, है ना। जितना 5 जितना टाइम बढ़ेगा उतना ही 7 उतना टाइम बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ ये देखना है आखिर वो नंबर है कितना, जिससे कि हम 5 से भी मल्टीप्लाई करें और 7 से भी मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आए उसको काटने में 5:7 आ जाए। तो सबसे पहले हमें उस नंबर को फाइंड करना होगा, है ना। जैसे यहाँ 2 मैं लिखकर बताया,
वैसे ही यहाँ पर आखिर वो नंबर कितना गुना होगा, है ना। तो हमें पहले वो उस नंबर को फाइंड करना होगा। चलिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, अब देखो मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा है ना, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। अब मैं इसी इक्वेशन पर, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन की तरफ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी पर मैं ये जो हमारे पास वैल्यू है मैं उनको सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशन बना लूंगा और वहां से वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इनकम को आई माना हूं और 5 रेशियो में है, तो 5 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर वो कुछ नंबर बनेगा, तो हमें नहीं पता वो नंबर कितना है। तो सपोज मैं मान लेता हूं 5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वो आई है ना। इनकम के लिए क्या मान लिया मैं, आई। तो 5 के साथ कोई नंबर क्या है हमारे पास, आई है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, बराबर एक्सपेंडिचर, रवि के लिए, रवि का एक्सपेंडिचर कितना है, 3। रवि के लिए इनकम 5 था, रवि के लिए एक्सपेंडिचर 3, तो मतलब एक्सपेंडिचर को मैं मान लेता हूं रेशियो 3 है, तो ये भी कुछ गुना होगा नंबर, हमें नहीं पता कितना रुपए खर्च किया, हमें तो खाली रेशियो पता है। तो मैं मान लेता हूं वो 3 टाइम्स ई था, ई वो कोई नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो उतना रुपए खर्च किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेविंग बच जा रहा है वो कितने का बच जा रहा है, 80 रुपीज का। तो मैं इस इक्वेशन को वापस से अच्छी तरह से बनाकर लिख लेता हूँ, ई को उस तरफ लेकर चला जाता हूँ, कितना हो जाएगा 5i माइनस 3e इक्वल टू 80। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या बन गया हमारा ये इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह अब सेकंड केस में संजीव के लिए, संजीव का हमारे पास इनकम कितना था, 7 रेशियो में था, लेकिन कितना टाइम से नंबर हमें तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसका जो इनकम है वो मान लेंगे कुछ 7i है, ये आई कुछ नंबर निकलेगा, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उतना इनकम आ जाएगा हमारा मंथली, ठीक है। चलो फिर क्या हो गया, इक्वल टू, इसका एक्सपेंडिचर कितना है भैया 5, हमें तो पता नहीं है, 5 तो रेशियो में है, तो 5 कुछ ई टाइम्स होगा, तो हम मान लेते हैं कितना 5 कुछ ई टाइम्स होगा। और ये भी क्या कितना रुपए बचा ले रहा है, 80 रुपए बचा ले रहा है। कितना बचा ले रहा है, 80 रुपए। वापस से इस इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे ही अरेंज करके लिखेंगे ये हो जाएगा 7i माइनस 5e इक्वल टू 80। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। होप सो इतना अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दो एक बार फिर से। यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। हमें क्या निकालना है, मंथली पॉकेट मनी निकालना है। मतलब इसका मंथली पॉकेट मनी दोनों का कितना था, वो था 5:7 के रेशियो में। मतलब रवि का जो पॉकेट मनी होगा आई के टर्म में 5 इंटू आई, और संजीव का जो पॉकेट मनी होगा आई के टर्म में 7 इंटू आई। तो मतलब हमारे पास, अब देखो यहां पर जो हमारे पास हमारा जो इक्वेशन बना है ना, ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो हमारा इक्वेशन बना है वो बना है 5i माइनस 3e इक्वल टू 80, दूसरा बना है 7i माइनस 5e इक्वल टू 80। तो यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने आपको पहले ही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए बताया है, तो यहाँ पर किसी भी एक मेथड को लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अपने क्वेश्चन को हम लंबा ना बनाए, उसके लिए ध्यान दो। यहाँ पर हमें आई की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशन है, अगर हम इससे ई एलिमिनेट कर लें तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, और उसका ही हमें काम है, क्योंकि आई आ जाएगा तो 5i और 7i का ही वैल्यू निकालना है। कोई कोई क्या करेगा, पहले ई निकाल लेगा फिर सब्स्टिट्यूट करेगा किसी एक इक्वेशन में, वहां से आई, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोफिशिएंट मेथड का यूज करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 5i माइनस 3e इक्वल टू 80, है ना, इक्वल टू 80। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 7i माइनस 5e इक्वल टू 80। अब हम मुझे ई को एलिमिनेट करना है, तो यहां दिख रहा है ई तो सेम है, लेकिन उसके आगे जो नंबर है -3 और -5 ये सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, सेम करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को यहां पर जो ई के आगे कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरे इक्वेशन को जो पहले वाले इक्वेशन में ई के आगे जो कोफिशिएंट है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये नया इक्वेशन बनकर कितना आ जाएगा, यहां पर देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25i, बीच में माइनस का साइन, 5 इंटू 3 15e इक्वल टू 8 इंटू 5 40, और एक जीरो पीछे 400, ठीक है। वापस से इससे इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 हाउ मच 21i, माइनस 5 इंटू 3 हाउ मच 15e,
इक्वल टू 8 इंटू 3 24 और एक जीरो पीछे था तो 240। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे। तो पहले इक्वेशन में से जब दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे तो दूसरे इक्वेशन में सबका साइन पहले लिख लेते हैं। इसके आगे प्लस है, इसके आगे नेगेटिव है, इसके बराबर कितना लिखा हुआ है प्लस 240। अब जब इस इक्वेशन को इससे घटाएंगे तो मतलब ये इस इक्वेशन के आगे हमारे पास माइनस साइन आएगा, तभी तो इस इक्वेशन में से वो घटा पाएंगे, बीच में एक माइनस साइन रहेगा। ये माइनस साइन क्या करेगा, इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या करते थे, साइन सबका चेंज कर देते थे। तो साइन क्या करेंगे, अब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस। अब पहले 21 प्लस था, अब कितना हो गया माइनस, वापस से ये माइनस माइनस, पहले 15 क्या था माइनस था, अब क्या बन जाएगा ये प्लस हो जाएगा। 240 प्लस था, अब क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल इजी हो चुका है। चलो देखते हैं सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पर प्लस 25 आई है और अब यहाँ पर कितना हो गया माइनस 21 आई, तो मतलब 25 माइनस 21 हाउ मच 4 आई। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर माइनस 15 ई है और अब यहाँ पहले यहाँ माइनस 15 ई था, अब यहाँ कितना हो गया प्लस 15 ई, मतलब वैल्यू सेम है बट साइन ऑपोजिट है। तो क्या हो जाता है, ये कैंसिल है ना, कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू था तो इक्वल टू डाल दिया हमने। अब देखो 400 है प्लस और 240 पहले प्लस था, अब कितना है माइनस, तो अब क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0 0 0 एक कैरी दिया 10, 10 में से 4 गया यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 3 में से 2 जाएगा 160। तो यहाँ पर जो हमारा आई का वैल्यू आएगा वो कितना आ गया 160 अपॉन 4, कितने टाइम्स कट जाएगा 40 टाइम्स कट जाएगा। तो हमारा आई का वैल्यू कितना निकल गया 40। होप सो यहाँ तक अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। अब क्या है हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, कितना हो गया 40। हमें क्या निकालना था 5i और 7i का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर देखो 5i का वैल्यू निकालना है और हमारे पास i की वैल्यू कितनी आ चुकी है 40 आ चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे 5 तो 5 रह जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, 5 तो 5 रह जाएगा और इस i की जगह हमारे पास कितना आ चुका है 40, तो हम कितना पुट कर देंगे i की जगह 40। तो 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200। इसका मतलब जो रवि के पास हमारा अमाउंट था मंथली पॉकेट मनी वो कितना था 200 था, है ना। और अब देखो, अब यहाँ पर संजीव के पास जो पॉकेट मनी था वो 7i था, तो यहाँ तो 7 हो जाएगा, i की वैल्यू हमने 40 निकाल रखी है, तो कितना हो जाएगा 40। 7 इंटू 40 हाउ मच 280। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो रवि के पास उसका मंथली पॉकेट मनी था वो था 200 रुपीज और संजीव के पास जो पॉकेट मनी था वो था 7i, वो कितना था, वो तो रेशियो में था 7i, है ना। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल में इसके पास जो पॉकेट मनी मिला था वो था 280। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो उससे पहले हम क्या कर लेंगे, एक बार निकाल कर भी देख लेंगे। एक बार देख लो 200 इज टू 280 निकाल कर देख लो। अगर हमारा जो आंसर निकला है वो क्या होना चाहिए, वापस से 5:7 ही आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो हमने जो वैल्यू निकाला है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 4 से 5 टाइम कट गया और 4 से 7 टाइम कट गया, मतलब ये कटकर आ गया 5:7। यानी हमने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाला है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड हम और भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे अगली सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।